Good evening, Krishna. Good evening. Good evening, students. Good evening, everyone. Okay. कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? चलो, तो बेटा हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को कल स्टार्ट किया था, विच इज यू नो विल बी कंप्लीटेड टुडे। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज खत्म हो जाए, क्योंकि कल से क्लासेस नहीं मिलेंगे ना मुझे। फिर आपका फोर्थ से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप पढ़ने में बिजी हो जाओगे, फिर जो भी है हमारा सिलेबस तो वैसे आज खत्म हो जाएगा। 12th का कुछ भी बचाया नहीं है मैंने, और जो कुछ भी इधर उधर बचा है वो सिर्फ एनसीईआरटी ने निकाला है, नीट के सिलेबस ने उसको निकाला है, वो चीजें मैंने बस आपको किए नहीं है। बाकी जो भी है मैंने सारा सिलेबस आपको कवर कर लिया है, ठीक है। एंड जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसके लिए तो बेटा आप लोग मेरी क्लास में अटेंड नहीं करे, वरना वो भी मैंने पढ़वाया था। जब आप दिवाली पे गए थे ना आपके घर, तो कोई बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था, तो क्या ही कर सकते हैं। तो वो आपने मेरी क्लास तो नहीं सुनी, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझाना रहता है। बहुत ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेके आई थी, बट क्या ही कर सकते हैं, है ना। चलो, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। IUCN stands for
ओके, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओह माय गॉड, ओके, वेरी गुड कृष्णा पार्मर। व्हाट अबाउट अदर्स? सेम? आप बोलोगे सेम, है ना? ओके, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी हो सकता है या फिर आप नेचर भी कह सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो IUCN स्टैंड्स फॉर दिस। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S is species richness, A is area, Z is slope of the line, and C is y-intercept, then species richness will be shown as। कैसे दिखाएंगे हम लोग स्पीसीज रिचनेस को? अरे ये ना ऑप्शंस ठीक से दिया नहीं है, ये छोटा बड़ा इसको ठीक से नहीं दिया है। वेल आप लोगों को तो पता है ना, आप लोगों को तो पता है, मैंने ये करवाया था कल, है ना, मैंने आपको ये करवाया था। तो आपको कौन सा आंसर आपके हिसाब से करेक्ट है? ये करेक्ट है, S इज इक्वल टू CAZ। ये क्या है? S इज इक्वल टू C+AZ। यस, ये और डी। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा हमने रिलेशनशिप ड्रॉ किया था बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया विच गिव्स अस द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इससे हमको क्या मिला था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने इसका डाला था फॉर्मूला तो वी गॉट दिस, S इज इक्वल टू CA⁴Z। ओके, ये Z है, इट इज नॉट 2। कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो Z क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। तो अब इस स्लोप का स्टीपनेस जैसे बढ़ता जाएगा, ओके, दिस स्टीपनेस मतलब जब ये लाइन वर्टिकल पोजीशन के करीब जाएगी, स्टीपनेस जब बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा? Z बढ़ेगा। स्टीपनेस ऑफ लाइन जैसे इंटेंस होती जाएगी, ओके, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप जैसे इंटेंस होगा, Z बढ़ेगा। Z बढ़ा है मतलब एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ा है मतलब स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बताया था। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग लॉगरिथमिक स्केल में देख रहे हैं तो इक्वेशन क्या होगा? log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log ये। ठीक है, तो कृष्णा फार्मर बेटा आप कंफ्यूज कर गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं होता। ओके, तो प्लस वो लॉग में हम लोगों ने देखा था। अब इसमें भी आपको बेस्ट जो मैं कहूँ ना तो वो है ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसके पावर, ये छोटा जो Z है ना वो यहाँ पे पावर होना चाहिए था, बट उसने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है टाइपिंग का, तो ऐसे आया है ये। ठीक है, चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो यहाँ पे C+A नहीं है, अगर वो हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लेते हैं तो वहां पे प्लस आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे भी प्लस डाल सकते हैं हम लोग? S इज इक्वल टू C+A⁴Z, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? मुझे इतनी मैथ्स फिजिक्स नहीं पता भाई, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जितना मुझे पता है S इज इक्वल टू CA, ये ठीक है। जब हम लोग पॉइंट यूज करते हैं तो वो एक्चुअली मल्टीप्लाई वाले को इंडिकेट करता है ना, साइन को, विच इज करेक्ट। प्लस ये और डॉट ये, डॉट ये मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि 2 बार कृष्णा पार्मा ने ये चूज किया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई। ठीक है, शायद हो सकता है करके। चलो, तो ये 2 क्वेश्चंस थे। यस, ओके, तो आई एम करेक्ट। कोई बात नहीं, इतनी तो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स मुझे भी आती है। ठीक है। चलो, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग देखते हैं। हमने कल क्या पढ़ा बेटा? बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बायोडाइवर्सिटी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। यही चीज तो हम लोगों को पॉल एलरिच भाई साहब ने बताया था। पॉल एलरिच ने क्या बताया? बाय द रिवेट, ओके,
सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था पॉल एलरिच ने, एंड इन्होंने बताया कितना इंपॉर्टेंट है हमारा इकोसिस्टम। एरोप्लेन को इन्होंने इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया था। तो एक एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे रिवेट्स होते हैं, रिवेट मींस स्क्रू, ओके, तो रिवेट्स मींस स्क्रूज। अब एक एक पैसेंजर आएगा, एक एक स्क्रू निकालता हुआ जाएगा, तो डायरेक्टली मतलब एकदम से इफेक्ट नहीं होगा इकोसिस्टम के ऊपर, बट धीरे 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 करके आज नहीं तो कल बिल्कुल इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्रूज निकालते गए हो तो एरोप्लेन की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है ना। तो ऐसे इकोसिस्टम से जब आप एक एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट करते जाते हो, एक एक स्पीशीज निकालते जाते हो, तो वहां पे इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने लगता है। और प्रॉब्लम कब होती है? जब आप की स्पीशीज को निकालते हो, ठीक है, जो मेजर रोल प्ले करती हैं टू बैलेंस द इकोसिस्टम, आप अगर उसको निकालते हो तो बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है बायोडाइवर्सिटी में, मतलब हमारे इकोसिस्टम में। तो इसको इन्होंने कंपेयर करके बताया था बाय द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट मतलब स्क्रूज को बता रहे हैं, स्क्रूज आर इंडिकेटेड बाय स्पीशीज, ओके, स्क्रूज आर इंडिकेटेड बाय स्पीशीज। अगर एक स्क्रू किसी ने निकाला तो इसका मतलब एक स्पीशीज निकाला जो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो गया। पॉपर मतलब निकालना, पॉपिंग निकालना, आपने सुना होगा, यूजुअली कहते हैं पिल्स पॉप करना, पिल्स पॉपिंग। तो पिल पॉपिंग मतलब क्या? हम लोग जो टैबलेट होती है ना, तो वो टैबलेट को हम लोग निकाल के खाते हैं, तो उसको पिल पॉपिंग कहते हैं। जैसे समझ लो ये मेरे पास एक पिल है, तो मैं इसको फाड़ के ऐसे खाऊंगी तो आई एम पॉपिंग अ पिल। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉपिंग स्क्रूज, ओके, स्क्रूज को निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही इसको कहते हैं पॉपर। तो रिवेट इज अ स्क्रू एंड पॉपर, ठीक है। तो ये हम लोगों को पॉल एलरिच साहब ने हाइपोथेसिस दिया था कि इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इकोसिस्टम में स्पीशीज जाते जाएंगे तो इम्बैलेंस आ जाएगा इकोसिस्टम में, और अल्टीमेटली हमारा जो धरती है वो हिल जाएगा। तो इस चीज को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो देखते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है? आईयूसीएन रेड लिस्ट दिया था, आईयूसीएन ने 2004 में इसने रेड लिस्ट दिया था, सेज दैट 784 स्पीशीज, ओके, वर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स। लास्ट 500 साल में बेटा 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई थी। इनमें 3-3-8 वर्टिब्रेट्स हैं, 3-5-9 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 आर प्लांट्स। तो इतने सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब क्या? गायब हो जाना, धरती से एक भी ऑर्गेनिज्म बचा नहीं, ऐसा गायब हो जाना, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज लेफ्ट ऑन द बायोस्फीयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दीज एग्जाम्पल्स आर लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। डोडो बर्ड, ओके, डोडो बर्ड मॉरिशस में थे, अब नहीं है, देखो ये डोडो है, ओके। देन क्वागा अफ्रीका में था, अब बेचारा नहीं है, ओके। आप इसको सिर्फ तस्वीर दिखा सकते हो। अब जैसे हम हैं बेटा, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, आप हम आपको क्या दिखा सकते हैं? सिर्फ तस्वीर दिखा सकते हैं, क्यों? आप रियल तो नहीं है धरती में, ओके। तो देन थायलिसिन, थैलिसाइन, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में था, अब नहीं है। देन स्टेलर्स सी काउ, ओके, तो ये रशिया में था, अब नहीं है। देन बाली टाइगर, ओके, तो इसके तीन तीन सबस्पीशीज है, जिसको जवान कैस्पियन कहते थे, तीनों टाइगर नहीं है अभी। तो आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट बना के दिया, मतलब हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लाइफ की वैरायटी है, वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना 27 स्पीशीज डिसअपियर्ड इन लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो सिर्फ 20 साल में, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल में कितने हो रहे हैं? 27 स्पीशीज डिसअपियर्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। देन 15,500 स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ओके। एक्सटिंक्शन मतलब पूरी तरीके से गायब हो जाना धरती से। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब इनको डेंजर है, ये पूरी तरीके से गायब होने का इनको डेंजर है, तो इसको हम कहते हैं थ्रेट। थ्रेट मतलब क्या कहते हैं बेटा? मैं आपको कॉमन भाषा में समझाती हूँ। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टेस्ट लेती हूँ। आप में क्या करेगा? कोई भी अक्षदा है, अक्षदा आएगी, मुझे बोलेगी मैम मुझे पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, नहीं तो मैं आपको और आपके पूरे खानदान को उड़ा डालूंगी। मैं बोलूंगी नहीं भाई प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक ही हूँ, मैं ही खानदान की पूरी होल एंड सोल पर्सन हूँ, ओके। तो मुझे अक्षता ने क्या दिया? थ्रेट दिया। तो थ्रेट मतलब क्या? डेंजर।
ओके, तो इसी को यहाँ पे मैंने बस आपको बताया थ्रेट का मीनिंग। तो यहाँ पे थ्रेट मीन्स क्या है, डेंजर में है, तो एक्सटिंक्शन के लिए बहुत करीब है, तो ये एक्सटिंक्शन के लिए बहुत करीब है, तो ऐसे स्पीशीज क्या है, दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये हो गए इतने सारे। देन 12% birds, 23% mammals, 32% amphibians and 31% gymnosperms face, okay, threat of extinction. अगेन इनको भी डेंजर है, ताकि ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। तो अल्टीमेट हमारा काम क्या है, एक्सटिमेट नहीं होने देना है, एक्सटिंक्शन, मैंने बोला एस्टिमेट नहीं, एक्सटिंक्शन नहीं होने देना है, तो इसका हमको बचत करना है, वी हैव टू सेव देम, ताकि ये हमारी धरती पे रहे, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे क्या दिया है, द करेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। मतलब इसका मतलब क्या, जब धरती में जब इंसान आए, इंसान आने के बाद ना चीजें बदल गई। जब अभी धरती की पैदाइश जब धरती हुई थी, फिर इंसान नहीं थे, बहुत साल तक इंसान नहीं थे, है ना। बेटा आपने एवोल्यूशन पढ़ा है, तो एवोल्यूशन में कितने बिलियन ईयर्स के बाद बनी लैंड, फिर वो बायोस्फीयर कैसे बना, फिर उसके बाद एक एक करके एनिमल्स एवोल्यूट होते गए, है ना। तो इंसान लेट बना है, ओके, वी हैव बीन एवॉल्व्ड वेरी लेट, लेकिन उससे पहले धरती थी, तो वहां पे क्या होता था, एक्सटिंक्शन होना वेरी रेयर था। अगर एक्सटिंक्शन होते भी तो कैसे होते, कोई प्रेडेटर है, प्रे को खा लिया, अब सारे ही प्रे एक्सटिंक्ट हो गए, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज हुआ करती थी। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ गई, जब ह्यूमन का ग्रीड और सेल्फिश नेचर बढ़ गया, तो कितना इसमें बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट हुआ, देखो। The current extinction rate is 10 to 100 times faster, 100 to 1000 times faster than the pre-human times. 1000 गुना ज्यादा हो गया है। If the trend continues, अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे, तो nearly half of all the species on Earth might be extinct within next 10 years, sorry 100 years. अब देखो, अब हमारी जो मदर नेचर है, इसने हमको सिग्नल दे दिया है, रुक जाओ, बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी तो रुक जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बट हम साला इंसान, हम सुधरने की जात में नहीं है, मतलब सुधरना हमारे नेचर में नहीं है ना। वी आर ऑल सेल्फिश, ग्रीडी, ऑल वी वांट इज, मतलब क्या है ना, हम इंसान में पहली चीज आती है मैं, मेरा, मुझे। ये छोड़ना पड़ेगा यार, ये छोड़ना पड़ेगा। जब हम मैं मुझे से हम में नहीं आएंगे, हम का मतलब सिर्फ इंसानों की बात नहीं, सारे एनिमल्स, बेटा उनका भी तो हक है ना। अगर कोई चींटी है, चींटी का भी तो हक है ना दुनिया में जीने का। आप कौन होते हो उसका हक छीनने वाले? किसने आपको इतना पावर दे दिया, है ना। तो ऊपर वाला भगवान है, उसने जना है, कोई ऑर्गेनिज्म को जना है, तो वो अपना रास्ता बनाएगा। चींटी को भी वो खाना प्रोवाइड करता है, सबको करता है, दैट्स व्हाई फूड चेन एग्जिस्ट्स। बट हम लोग ना पूरे फूड चेन को निकाल दिया, फूड वेब को बिगाड़ दिया, नेचर को बिगाड़ दिया। बट अगर मैंने बताया ना ऐसे चलता रहा, तो नेक्स्ट 100 ईयर्स तक हाफ ऑफ द स्पीशीज सारी धरती की खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमंस के लिए भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो कितनी हमारी लाइफ की वैरायटी लॉस हुई, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट क्या हुआ है हमारा? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, डेफिनेटली प्लांट प्रोडक्शन कम हो गया। मतलब प्लांट प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी कम हुई है भाई, समझ में आ रहा है? प्रोडक्टिविटी कम हुई है। देन एनवायरमेंटल प्रिटर्बेशंस सच एज ड्रॉट, मतलब एनवायरमेंटल में डिस्टर्बेंसेस, ओके, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। जैसे समझ लो कोई लैंड फर्टाइल थी, अच्छा खासा बारिश आता था, सीजनल वेरिएशंस बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब क्या हो गया, बारिश नहीं हुई, पूरा धूप धूप सूखा सूखा ड्रॉट आ गया वहां पे। ठीक है, ये एनवायरमेंटल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को आपने इतना एक्सप्लॉइट कर लिया, कुछ बचा ही नहीं वहां पे। देन इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम process such as plant productivity, water use and pest and disease cycle. ओके, तो अब क्या होगा, वेरिएबिलिटी बढ़ गई ना इकोसिस्टम में। पहले क्या था, कांस्टेंटनेस मेंटेन करता था, मैंने आपको बोला था, ये कल भी मैंने बोला था, जितना हम लोग नेचर में कांस्टेंट मेंटेन करते हैं ना एनवायरमेंट को, उतना क्या होगा, चेंजेस कम होंगे, नेचर बैलेंस्ड रहता है। जितना एकदम चेंजेस हो गया इकोसिस्टम में, कुछ टेम्परेचर बढ़ गया समझो, कुछ भी ऐसा एकदम से चेंज हुआ, तो इसमें बिगड़ता है बेटा, इकोसिस्टम को प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी प्लांट की जो है वो वेरी हो जाएगी, वाटर यूज एंड जो प्लांट पेस्ट यूज था ये हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स। ठीक है, हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं चीजों को तो इससे प्रॉब्लम हो रही है, इम्बैलेंस कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इससे डिसीज साइकिल्स मेंटेन हो रहे हैं, हम लोग ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेटा, एक दो नहीं, एक दो नहीं, बहुत सारे। तो आपकी एनसीईआरटी ने ना मेन कॉजेस दिए हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, इसका नाम है इविल क्वार्टेट। ओके, इविल क्वार्टेट कहते हैं इसको, मतलब 4 ऐसे रीजंस हैं जो मेन कॉजेस हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। ओके, तो ये आपको याद रखना है बेटा, ये पूछा जाता है किस लिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुई, कारण बताओ। तो कारण 4 हैं, तो उन कारण को हम कहते हैं इविल क्वार्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड देन को एक्सटिंक्शन। एक एक करके इसको जानते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है बेटा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉज है। क्यों मैम, यहाँ पे क्या हुआ, क्या है ये? देखो बेटा, thousands of hectares of rainforests are being lost within hours। मतलब रेन फॉरेस्ट मतलब घना जंगल रहता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, झाड़ियां खराब हो रहे हैं, झाड़ियां मर रहे हैं, तो सारी हैबिटेट यहाँ की बिगड़ रही है सिर्फ घंटों में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का लॉस 14% से 6% तक हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा लॉस है बेटा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, आप ना हैबिटेट लॉस में क्या करोगे, आप जाओगे प्लांट्स कट कट करके लाओगे, आप घर करोगे, फर्नीचर करोगे, आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चाहिए, जैसे कुरकुमिन हो गया, ओके, टर्पिन्स, ओके, मॉर्फिन, ओपियम, ये सारी चीजें हम निकालने के लिए प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में आती है। ठीक है, एंड देन डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेजोन, देखो इतना घना जंगल, यहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन मतलब कोई भी जंगल है तो वहां पे आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, जैसे कोई रोड बना रहे हो, घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, हैबिटेट तो लॉस होगा, है ना। तो हैबिटेट मतलब एक अच्छी रहने वाली जगह, हैबिटेट का मतलब है रहने वाली जगह फॉर द ऑर्गेनिजम्स। अब हम जगह को ही खराब करना है तो कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है यहाँ पे। देखो, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर कल्टिवेटिंग सोया बीन्स और फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड्स फॉर कैटल। देखो, ये भी हमारे बेनिफिट के लिए। ओके, सोयाबीन उगाना है हमको, क्यों, क्योंकि सोयाबीन से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं बेटा लोग। सोया प्रोटीन बनता है, जो वीगन वीगन बन रहे हैं ना अब, तो इनका, इन वीगन लोगों का पेट भरने के लिए इनको प्रोटीन चाहिए, तो सोया जो चंक्स होते हैं वो, फिर सोया मिल्क बनता है, फिर सोया प्रोटीन बनता है, तो इससे इसको क्या करना है, फिर सोया ज्यादा ग्रो करने के लिए इन्होंने आधा जंगल काट दिया। अब ये समझो अच्छी बात है, चलो कोई भी एक बंजर लैंड को आपने फर्टाइल किया, पानी डाला, अच्छी बनाया, फिर उगा रहे हो, तो एक अच्छी चीज है। अब बनाया बसा जंगल को आप काट के कर रहे हो कल्टीवेशन, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है ना। ये आप ऐसा है कि आपने नेचर को निकाला, आपने कुछ और डाला। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने एक झाड़ को निकाला, ओके, एक बड़ा सा अच्छा सा झाड़ था, आपने उसको निकाला और आपने वहां पे झाड़ का पिक्चर लगा दिया, बताओ, ऐसी बात हो गई यहाँ पे, मतलब इतना घना जंगल। देन फ्रैगमेंटेशन क्या है, विच बैडली अफेक्ट्स एनिमल्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स। अब होता क्या है बेटा, जब हम जंगल काटते हैं ना, तो जंगल में एक तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहना पसंद करते हैं और उनकी टेरिटरीज लार्ज होती है। अब समझो रैबिट, अब रैबिट को आप छोटा सा एक फार्म दे दो, ऐसे करके छोटा एक रूम जितना, वो वहां पे रह जाते हैं। अब टाइगर को वहां पे रख सकते हो नहीं, उनको क्या चाहिए, लार्ज टेरिटरी चाहिए बेटा वैसे एनिमल्स के लिए। अब इससे क्या होता है, अब जब डिफॉरेस्टेशन फ्रैगमेंटेशन करते हो, तो वो डेडली एनिमल्स जो हैं, जैसे डेडली तो नहीं कह सकते, बेचारे कार्निवोर्स, जो कार्निवोर्स है वो फिर हमारे एरिया में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि अरे भाई वो हमारे एरिया में आए, नहीं, गलत, हम उनके एरिया में गए हैं। तो ये है, ये मेजर रीजन है। देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब कोई भी एक चीज को इतना इस्तेमाल करना कि वो बचे नहीं, इस्तेमाल इस्तेमाल इस्तेमाल, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं एक्सप्लॉइटेशन का। समझो आपकी कोई टीचर है, ठीक है,
टीचर को हम लोग नहीं लेंगे एग्जाम्पल में, फिर आप लोग छेड़ोगे। चलो एग्जाम्पल को हटा दो बेटा। एक्सप्लॉइट मतलब कोई भी चीज को ज्यादा यूज कर लिया तो वो खराब हो गई, ठीक है, तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन। ऑलराइट, देन इसमें क्या आपको मेन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेलर्स, सी काउ, पैसेंजर पिजन एक्सेट्रा एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो इनका हम लोगों ने इतना एक्सप्लॉइट किया कि अभी ये बचे नहीं, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट। ठीक है, देन एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, एलियन स्पीशीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। अब समझो कोई भी बाहर की स्पीशीज, बाहर की मतलब एलियन मतलब आप ऐसे मत समझो कि धरती से बाहर, बायोस्फीयर से बाहर, ऐसा नहीं बेटा। अब एक वेजिटेशन होती है, ठीक है, देयर इज अ वेजिटेशन। अब इस वेजिटेशन में क्या होगा, नॉर्मली कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ, ऐसे करके रहते हैं। अब कोई बाहर रहने वाली चीज बाहर की यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एकदम से ग्रो कर गई। ओके, तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन इसको कहते हैं, जो इसको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। अब ये पॉन्ड है, अब ये पॉन्ड में समझो कोई एक प्लांट को नहीं रहना चाहिए, जिससे मैं कहती हूँ आइकार्निया। आइकार्निया इज एक्वाटिक प्लांट। ये क्या करता है बेटा, सारे प्लांट को टॉक्सिक बना देता है, मतलब सारे पानी को, एक छोटा एक वाटर प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, ये सारे पानी को टॉक्सिक कर देता है। अब ये पॉन्ड है, अब ये पॉन्ड अपने आप में ठीक था, अब क्या हो गया, ये आइकार्निया का एलियन इन्वेजन हुआ, तो इससे क्या हो गया, जो इसके इंटरनल इंडिजिनस स्पीशीज थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन विच कॉजेज द डिक्लाइन। या तो कम कर देते हैं या तो सीधा एक्सटिंक्ट ही कर देते हैं हमारे इंडिजिनस स्पीशीज को। ठीक है, इसको हम कहते हैं एलियन इन्वेजन, कहीं बाहर से आया और हमारे घर से हमको ही निकाल दिया। ओके, कैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज, वो बाहर से आए थे, इंग्लैंड से यहाँ पे आए थे और इंडियंस को ही मार के खत्म कर दिया, डिक्लाइन किया और एक्सटिंक्ट कर दिया। तो ऐसा बस आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, देन अब एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, अब इससे अच्छे से समझ आएगा आपको। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च, ये दिख रहे हो, ये नाइल पर्च है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लेक में, विच कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ नियरली 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड फिशेज इन द लेक। ओके, किसका एक्सटिंक्ट हो गया, ये देखो बेचारे किक्लिड फिशेस, इनका एक्सटिंक्शन हो गया। क्यों बेटा, ऐसे होता क्यों है ना, क्योंकि ये जो बड़ा नाइल पर्च था, शायद ये किक्लिड को ही खाता होगा, तो ऐसा इसने फीड ऑन कर लिया किक्लिड पे कि अब किक्लिड बचे ही नहीं। ठीक है, सो एलियन स्पीशीज कहीं बाहर वाला, समझ लो ओशन में रहने वाले को आपने लेक में लाके डाल दिया और इसने किक्लिड वालों को कर दिया एक्सटिंक्ट। दूसरा, इन्वेजिव वीड स्पीशीज लाइक पार्थेनियम। आपने पार्थेनियम तो देखा होना बेटा, इसको हम लोग कांग्रेस प्लांट भी कहते हैं, तो ये पार्थेनियम है। ठीक है, इसको जब छीते हो तो खुजली होती है ना, एलर्जी सी हो जाती है। देन अब ये हो गया लंटाना एंड देन वाटर हैसिन, दे कॉज डैमेज टू आवर नेटिव स्पीशीज। देखो मैंने आइकार्निया बोला ना आपको, आइकार्निया, तो आइकार्निया ना वो एक्वाटिक प्लांट है, ये देखो ये आइकार्निया। ओके, सो ये एक्वाटिक प्लांट है। अब ये दोनों लैंड प्लांट है, यू नो, लंटाना और फिर पार्थेनियम, ये देखा होगा ना आपने, लंटाना हमारे कर्नाटक में तो बहुत मिलता है भाई, बहुत मिलता है। ओके, और ये भी दोनों ही, ये दोनों हमारे इंडिया के नहीं है, बाहर से आए हुए वीड है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, चलो देन एलियन स्पीशीज इन्वेजन में दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, okay, for aquaculture is posing a threat to the indigenous catfishers in our rivers. ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कैटफिश है, ये देखो ये इंडियन कैटफिश है, ठीक है, तो इसे प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इलीगल तरीके से इंट्रोडक्शन किया इन अफ्रीकन कैटफिशेस का। ओके, तो इससे क्या होगा बेटा, कंपटीशन बढ़ेगा दोनों के बीच में, तो इससे थ्रेट क्या होगा, इंडियन कैटफिशेस को थ्रेट हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। प्लांट्स में लंटाना एंड देन पार्थेनियम एंड देन आपको याद रखना है वाटर हैसिन, दैट इज आइकार्निया। इसके अलावा फिशेस में आप याद रखोगे अफ्रीकन कैटफिश विद द नेटिव कैटफिशेस एंड देन दूसरा वो नाइल पर्च। ठीक है, वो याद रखना है। देन कमिंग टू को एक्सटिंक्शन,
Okay, when a species become extinct, the species associated with also extinct. मतलब बेटा हमने देखा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, हमने देखा था ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आइदर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे या फिर सिम्बायोटिक म्यूचुअल होगा या फिर कमेंसालिज्म या अमेंसालिज्म, ठीक है, या फिर प्रिडेशन या फिर कंपटीशन, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अब समझो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला एक ऑर्गेनिज्म था, तो इसमें क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? वो एक दूसरे का सहारा थे, है ना, एक दूसरे के सहारे में अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर ही जाएगा, है ना। आपने देखा होगा बेटा, ऐसे यूजुअली एनिमल्स में ज्यादा होता है, वैसे ह्यूमंस में भी होगा। समझो कोई ऐसे है कपल, एकदम प्यार भरा कपल है, ओके, एक मियाँ बीवी है, ओके, लवली हस्बैंड एंड वाइफ। अगर इनके बीच में इतना गहरा प्यार है, इतना गहरा प्यार है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, समझो बीवी मर गई, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि हाँ भाई हस्बैंड भी देखते 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 मुरझा जाएगा और वो भी मर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि को एक्सटिंक्शन था, मतलब ये बस आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि इनके सर्वाइवल पे बात आती है, ठीक है, सर्वाइवल पे बात आती है। शायद आप कहते हो कि मैम कोई नहीं मरता, अगर लड़की मर जाएगी तो लड़का फिर दूसरी लड़की देख के शादी करेगा। पता नहीं, अगर प्यार गहरा है तो होता है, ठीक है। बस यही प्रॉब्लम है ना इस धरती में, वैसा भरोसेमंद वैसा मिलना लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल है। बट देखते हैं आप लोगों की किस्मत कैसे कैसे कोई कौन कैसा होगा, देखेंगे। चलो, तो अब क्या होगा देखो, एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट्स व्हेन द होस्ट इज एक्सटिंक्ट। यहाँ पे पैरासिटिज्म था, ठीक है, होस्ट नहीं है तो बेचारा पैरासाइट कहाँ पे रहेगा, पैरासाइट में मर जाएगा। तो पैरासिटिज्म का जो रिलेशनशिप था वो यहाँ पे दिखा रहा है। एंड देन प्लांट पॉलिनेटर, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, देन एक्सटिंक्शन ऑफ वन कॉजेज द एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर, ओके। तो ये भी को एक्सटिंक्शन कहलाता है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। द इविल क्वार्टेट वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, एंड दीज आर द कॉजेस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने लॉस कैसे हुआ देखा, अब हमको देखना है कि कंजर्वेशन कैसे होगा, कंजर्वेशन कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो रीजंस फॉर कंजर्वेशन, क्यों कंजर्व कर रहे हैं हम लोग, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे अभी देखेंगे आगे जाके, एंड देन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये देखेंगे हम लोग, दीज आर द रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कुछ रीजंस हैं। चलो, तो पहला रीजन देखते हैं, नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ह्यूमन डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैंने बोला ना, देखो सब कुछ ह्यूमन का ग्रीड और सेल्फिशनेस में ही इन्वॉल्व है ना। अब कुछ भी बोलो बेटा, मैं ना इंसान से खुश नहीं हूँ, मैं खुद से भी खुश नहीं हूँ, बाकी इंसानों से भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य था अपने को पहचानना, खुद को पहचानना। हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया, बस रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे बस हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा पकाया हुआ खाना खाते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो हम लोग एक एथिक्स कहें, हम लोग एक बिलीफ कहें, स्ट्रॉन्ग बिलीव गॉड के ऊपर नहीं है यार, बहुत कम हो गया है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब लोग कहते हैं कि हमारे अंदर खुद बस भगवान बसते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं है। पूरा झूठ, कपट, फरेब, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं यार दुनिया में, ठीक है। तो ये तो है, इसके साथ साथ सेल्फिशनेस और ग्रीड तो बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमंस डेराइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर सच एज फूड, ओके, झाड़ी पत्तियों को काट के खाते हैं, फायरवुड, आग लगाने के लिए लकड़ी चाहिए, देन फाइबर, कपड़ा पहनने के लिए, देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए लकड़ी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैन इन लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन्स, परफ्यूम, मेडिसिन, मतलब सारी चीजें किन से आ रही हैं, बायोडाइवर्सिटी से आ रही हैं। मतलब या तो एनिमल से आएंगी, या कोई डिफरेंट प्लांट से आएगा, या कोई फ्रूट से आएगा। तो सोर्स क्या होगा, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ही होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, 20% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। देखा, 20% ड्रग्स कहाँ से डिराइव हो रहे हैं बेटा, ड्रग्स का मतलब आप ऐसे ही मत समझो कि वही मॉर्फिन, ओपियम, ओके, वो नहीं, LSD वो नहीं, ओके। तो यहाँ पे ड्रग्स का मतलब सारे मेडिसिन भी आते हैं, ओके, मेडिसिन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो 25% ऑफ ड्रग्स प्लांट से आते हैं, तो समझो इन प्लांट्स की तो गई,
है ना, ये प्लांट्स भी अब एक्सटिंक्ट होने पे हैं, बहुत करीब में हैं। देन 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज। ओके, तो कुछ प्लांट्स हम लोग ड्रग्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू भी है जो हम लोगों को अभी पता नहीं है। पता नहीं, अगर पता चलेगा तो तब और एक्सटिंक्शन के लिए हेल्प हो जाएगा, है ना। चलो, तो अब देखा हमने नैरोली। ओके, तो नैरोड था, मतलब बस छोटे मोटे चीजों के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे थे। अब ब्रॉडली, ब्रॉडली मतलब हम लोग छोटा मोटा नहीं बेटा, हम लोग बहुत बड़ा भी हम लोग खराब कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब यहाँ पे देखो, बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, हमने देखा था फॉरेस्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट के पोलर रीजन्स, तो ऐसे करके बहुत सारे इकोसिस्टम्स को बायोडाइवर्सिटी मेजर रोल प्ले कर रही थी, बट वो भी हमने हिला दिया। अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, है ना। अब क्या हो गया, आपने सोयाबीन के झाड़ लगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए फार्म, आपने आधा जंगल उड़ा दिया। ओके, तो सोचो बेटा, सोचो, तो 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन हमको अमेजोन फॉरेस्ट से मिलने वाली थी, अब वो तो खराब हो गई, है ना। देन पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बी, बर्ड्स एंड बैट्स, तो पॉलिनेशन होना था इनसे, अब वो बर्ड्स नहीं रहे तो पॉलिनेशन कैसे होगा, है ना। एंड देन एस्थेटिक प्लेजर, मतलब हमारे लग्जरी के लिए, हमारे लग्जरी के लिए हम जो यूज करते हैं ना, जैसे मैंने बताया अभी लकड़ी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सारे हमारे अनवांटेड लग्जरीज के लिए, ओके, कंफर्ट के लिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं। देन एथिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हर इंसान को जैसे हक है इस धरती पे रहने का, हर ऑर्गेनिज्म का हक है। आप देखोगे बेटा, राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ अर्थ, हम कहते हैं इनको राइटफुल इनहेरिटर्स, ओके, इनहेरिटर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स दे आर राइटफुल इनहेरिटर्स बेटा, अगर वो सांप भी हो, अगर वो इंसान भी हो, कोई पेड़ हो, कोई पक्षी हो, कुछ भी हो, तो सारों का हक है, चींटी हो, सबको हक है इस धरती पे जीने का। तो हम उसको खराब नहीं करना चाहिए, हमको कोई हक नहीं है। और देखो बेटा, बेनिफिट्स भी तो हमारे ही है ना अल्टीमेटली, अगर हम नेचर का ख्याल रखेंगे तो नेचर हमारा ख्याल रखेगी। अब देखो, हमारा अमेजोन जंगल सिर्फ 20% ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ जंगल से आता है ना, तो कितनी अच्छी चीज है। अब अगर हम इसको बिगाड़ते जाएंगे तो क्या होगा। देखो, इस अमेजोन जंगल को लंग ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं ये। अब लंग्स में ही छेद डालोगे तो क्या होगा फिर, है ना। तो सोच समझ के चलना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे रीजंस। ओके, ये रीजंस पढ़ लिया हमने, रीजंस फॉर कंजर्वेशन। अब देखेंगे कंजर्वेशन के टाइप्स। ओके, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके, ये एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू मीन्स ऑन साइट, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन अ नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे उनको एक ऐसी जगह बना के छोड़ दिए, जैसे आपने देखा होगा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमने वाइल्ड एनिमल्स को जीने के लिए छोड़ा है। वाइल्ड फॉरेस्ट में आप नहीं कह सकते कि मैं जाके घर बनाऊंगा, मैं अपना महल बनाऊंगा, मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट करूंगी, नहीं। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब वो जानवरों के लिए ही रिजर्व है जंगल, आप वहां पे जाके कुछ भी ऊपर नीचा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कह रही हूँ, तो इन ये क्या है बेटा, जो भी उनके विद इन नेचुरल है, ओके, या तो नेचुरल जंगल है या तो आप आर्टिफिशियली बनाओ, ओके, जंगल जैसा उनको एनवायरनमेंट दो, तो उसको हम कहते हैं इन सीटू। ओके, तो इससे क्या होगा, हम एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैंने बताया ना अभी, फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, देन कल्चरल लैंडस्केप्स, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स। सो जो भी है नेचुरली हम उसको रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं by this process. Okay, so India has nearly 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. ठीक है, तो मतलब इतना पार्ट का हिस्सा, हाँ भाई ये जंगल का है, इसको कुछ नहीं करना, इसको छीना नहीं है, ये सेल में नहीं है, कुछ यहाँ पे आप घर वर नहीं बना सकते, वो पूरा पूरा एनिमल्स के लिए दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैंने बोला ना ये स्ट्रिक्टली रिजर्व है किनके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वेयर प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग और प्रोहिबिटेड। आप ऐसा नहीं कह सकते हाँ भाई कोई एक है बंदा जो अपने बकरियां चरा रहा है, अब वो अपनी बकरियों को लेके रिजर्व जंगल में नहीं जा सकता, हम भी वहां पे जंगल है, अच्छी घास मिलेगी, अच्छा घास फूस मिलेगा, मेरे बकरियां अच्छा खा के मोटे होंगे, नहीं, आपको अलाउ नहीं है, आप अपने बकरियों को जंगल में लेके नहीं जा सकते। ओके, आप कोई और बंदा आएगा, इतनी अच्छी मिट्टी है यार यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपनी सोयाबीन उगाऊंगा, नहीं, मार के भगाएंगे रिजर्व वाले। देन प्राइवेट ओनरशिप नहीं कर सकते, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला। ठीक है, तो ये एकदम अनटच्ड है, अनटच्ड समझो, जैसे ही नेचर है वैसे इसको मेंटेन करके रखा है केरला में। ओके, एराविकुलम नेशनल पार्क। ओके, तो ये मुन्नार में है बेटा, आप मुन्नार, आप कहीं मुन्नार गए हो? मैं गई हूँ, बहुत अच्छी प्लेस है। मतलब हमारे एमएससी में, हमारे मास्टर्स में हम लोग ट्रिप गए थे, पूरा साउथ इंडिया का ट्रिप, तो वहां पे पूरा केरला देखा हमने, कुछ 15-20 दिन का ट्रिप था, पूरा केरला घूमा था, पूरा तमिलनाडु घूमा था, ठीक है, पूरा आंध्र प्रदेश घूमा था, कर्नाटका तो मैं यहीं पे हूँ तो यहाँ पे भी घूमा है पूरा मैंने, नॉर्थ ही मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा हुआ है, साउथ इंडिया पूरा घूमी हूँ। तो मुन्नार भी बहुत अच्छी प्लेस है। ओके, और वयनाड, केरला में वयनाड यार जबरदस्त प्लेस है वो भी। ठीक है, तो पार्क, देन सैंक्चुरी, तो सैंक्चुरीज यहाँ पे देखो, हियर प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू एनिमल्स। अब बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम लोग कहते हैं ना, रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पे झाड़ भी रहती है, एनिमल्स भी रहता है, बट सैंक्चुरीज में यूजुअली बेटा हम लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं एनिमल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप्स आर अलाउड सो एज दे डू नॉट हार्म द एनिमल्स। ठीक है, मुझे लगता है कि सैंक्चुरीज आर नॉट दैट मच बेनिफिशियल, रिजर्व्स बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टिम्बर काट के लेकर जा सकते हो, झाड़, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके लेके जा सकते हो, एंड यहाँ पे आप प्राइवेट ओनरशिप भी कर सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन है कि आप एनिमल्स को हार्म नहीं करोगे, एनिमल्स जैसे हैं वैसे रहेंगे, आप एनिमल्स को कुछ हार्म नहीं करना, बस आप अपना काम करके निकल जाना। ठीक है, तो ऐसा भी एक है केरला में, विच इज पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन केरला। ठीक है, तो दिस इज सैंक्चुरी। देन बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो यहाँ पे देखो, एरियाज ऑफ लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम्स फॉर कंजर्वेशन एंड सूटेबल यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स का हमने मैप में डाला है। ठीक है, देखो नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी, गुल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, ठीक है, तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, लैंड का तो यूज कर रहे हैं फॉर द सस्टेनेबल यूज, कंजर्व भी कर रहे हैं, एंड इनसे थोड़ा बहुत हम लोग यूज भी उठा रहे हैं। ओके, तो दिस आर बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब आ गया मेन चीज, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड मान के चलो, हॉटस्पॉट एंड सेक्रेड ग्रुप से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो, द फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स विच आर कम्युनली प्रोटेक्टेड बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स। ओके, होते हैं बेटा कुछ ट्राइब्स होते हैं ना, जो जंगल के वाइल्ड लाइफ ट्राइब्स हो गए, तो वो ट्राइब्स क्या करते हैं बेटा, दे बिलीव, ओके, वो बिलीव करते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं चीजों को। अब जैसे कोई एक झाड़ हो गया, अब मैं हिंदुइज्म की बात करती हूँ, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा देखा है। ओके, कोई एक बहुत बड़ा ट्री है, वो बिलीव करते हैं कि इसमें कुछ पावर है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इसको सेक्रेड रखा, इसको छुआ नहीं। ओके, नो कटिंग वटिंग, इससे कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिया प्लांट को, तो इसको इन्होंने ऐसे ही कंजर्व किया, सेव किया, बिलीविंग दैट क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स की वजह से ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको काटने से अपशगुन होगा, तो ऐसे करके रिलीजियस बिलीव समझो। ओके, तो ऐसे करके कोई प्लांट हो गया, ओके, या फिर कोई एरिया हो गया, तो ऐसे करके तो कम्युनली प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, कुछ कुछ कम्युनिटीज उसको प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ सेक्रेड ग्रूव्स हैं इन खासी एंड जायंटिया हिल्स इन मेघालय।
तो मेघालय में यहाँ पे कुछ ग्रूव्स हैं जो कम्युनली प्रोटेक्टेड है। वहां पे अंदर अंदर के जंगल में ट्राइब्स होते हैं ना, मैं वही बता रही थी आपको। तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ में जीने वाले कुछ ट्राइब्स होते हैं बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं ना जंगल में रहने वाले इंसान, जंगली लोग। ठीक है, तो ये जंगल वाले लोग ना इनको प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, उनके कुछ बिलीव्स होते हैं, आप देखोगे ना कुछ मूवीज ऐसे हैं जो एकदम ट्राइबल कम्युनिटी को शो करते हैं। वो ना बहुत अच्छा बिलीव रखते हैं बेटा, हम सिटी वाले लोगों के जैसा नहीं। हम लोग क्या है, अपने बेनिफिट के लिए हम लोग अपने भगवान को भी बेच देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है। इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, इन लोगों को अच्छा जॉब नहीं चाहिए, अच्छा पैसा नहीं चाहिए, अच्छा घर नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए, बस खाने पीने के लिए जगह, खाना पीना और रहने के लिए जगह, बस। और ये नेचर का ख्याल रखेंगे और नेचर उनका ख्याल रखेगा। तो ये क्या है, म्यूचुअल लिविंग। तो जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, अर्बनाइजेशन शुरू किया, तो इससे पहले ह्यूमन भी ऐसा था, लेकिन अब आते 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 ह्यूमन इतना ग्रीडी हो गया है, क्या बताएं। देन अरावली हिल्स, अरे अरावली खुश हो गए होंगे हमारे अरावली के बच्चे, है ना। ओके, तो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वहां पे भी सीक्रेट ग्रुप। देन वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न घाट आपको कर्नाटका में मिलेगा और थोड़ा महाराष्ट्र में भी मिलेगा, तो वहां पे भी आपको सीक्रेट ग्रुप्स मिलेंगे। देन सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, प्लीज डू रिमेम्बर, ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में पूछेंगे। ठीक है, अब खत्म हो गया, अब यहां तक इन सीटू था। ओके, यहाँ तक इन सीटू था। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सीटू। तो एक्सीटू क्या है, ऑफ साइट। ओके, ऑफ साइट, तो यहाँ पे क्या है, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर हैबिटेट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं समझाऊं, समझो एक शेर है। शेर कहाँ पे रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि मैम मुझे शेर बहुत पसंद है, मैं शेर को मैं पालूंगा। आप क्या करोगे, आप अपने घर में लाके शेर पालोगे। ओके, उसकी हैबिटेट है भाई जंगल, शेर का, आप वहां से निकाला अपने घर में पाल लिया। तो इसको हम कहते हैं आप कंजर्व तो कर रहे हो, आप मार नहीं रहे हो टाइगर को, कंजर्व कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो ऑफ साइट है, जंगल में आप रख के नहीं कर रहे, जंगल से बाहर निकाल के कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑफ साइट। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने बहुत सारे सीड्स प्लांट्स को कल्टीवेट किया है। ठीक है, कल्टीवेट किया है एंड देन उसको हमने प्रिजर्व किया है। अब देखो ये वाइल्ड लाइफ के काउस, ऑक्स। ठीक है, तो इनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में छोड़ने की बजाय इनको हम लोग अपने पास रख रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, दूध ले रहे हैं हम लोग, डेयरी प्रोडक्ट्स, घी, मस्का, दूध, ये सारी चीजें ले रहे हैं और इनको कंजर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देन हो गया यहाँ पे देखो प्लांटेशंस एंड देन सीमन कंटेनर्स। तो यहाँ पे सीमन कंटेनर्स क्या है बेटा, दिस इज कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन कैसा है, इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोल्डर कंडीशंस में हम लोग प्रिजर्व करते हैं सीमन को। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम सीमन को प्रिजर्व करने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो बेटा आजकल ना ऐसा हो रहा है, एक कपल है, ओके, दे आर इन देयर 25, मतलब पेरेंट्स दोनों भी, मतलब लड़का लड़की समझो 25 की उम्र के आसपास हैं, तो ये हेल्दी हैं। तो सीमन और एग दोनों ही हेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इनको अब बच्चा नहीं चाहिए, कब चाहिए इनको, ये 40 पे जाने पे इनको तब जाके बच्चा होना। अब ये 40 में बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनके स्पर्म्स, सीमन हेल्दी नहीं रहेगा। तो ये क्या करेंगे, ये 25 की उम्र में अपना सीमन जो है इसको प्रिजर्व करके रखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन इन अ सीमन बैंक। जैसे सीड बैंक होता है वैसे सीमन बैंक भी होता है। तो सीमन बैंक में ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कंटेनर्स में सीमन को, ताकि जब इनको नीड हो तब वहां पे यूज करें। तो एक होगा इनके सेल्फ पर्पस के लिए, दूसरा आपने आर्ट पढ़ा है ना, आर्ट, व्हाट इज आर्ट बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो वहां पे डोनर होते हैं ना, सीमन कई कबार स्पर्म्स डोनर होते हैं, तो वहां पे भी यूज करने को हम यहाँ पे सीमन को स्टोर करते हैं। तो दिस इज ऑफ साइट। ऑन साइट तो क्या होना चाहिए, सीमन तो इसको कहाँ पे होना चाहिए, स्पर्म्स के साथ टेस्टिकल्स में, एपिडिडाइमस में स्टोर होना चाहिए था, वो उसका ऑन साइट है, पर हम उसको बाहर निकाल के ऑफ साइट प्रिजर्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, चलो। देन एग्जाम्पल्स में फिर जूलॉजिकल पार्क्स एंड देन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। ठीक है,
तो हम लोग सफारी पार्क्स बना रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बना रहे हैं, जू बना रहे हैं। ठीक है, जूस तो आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ पे कर्नाटक में मैसूर का जू बहुत बड़ा जू है, बहुत ही बड़ा जू है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल उनको जंगल जैसा एक छोटा एरिया बना के दे दिया, हाँ भाई यहाँ पे तुम रह लो। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा बेनिफिट भी निकाल रहे हैं, टिकट लगती है रोज इनको देखने की, इकोनॉमी बढ़ रही है हमारे कंट्री की, साथ साथ एनिमल्स भी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है यार, हम लोग ऐसा है ना, इनको इनके ओन हैबिटेट से निकाल के हम लोग हमारे यूज के लिए रखे हुए हैं, बस नाम के लिए, कि एक्सटिंक्ट भी ना हो और ये अपनी जिंदगी भी ना जी। बेचारे यार, इसको कहते हैं एक्चुअल प्रिजन में रहना। कुछ बच्चों को लगता होगा मैम मैं आजाद होना चाहती हूँ, मुझे नीट नहीं चाहिए, मुझे जेई नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो, मैं आजाद पंछी बन के उड़ना चाहती हूँ। तो आपको लगता होगा कि आपको बिठा रहे हैं जबरदस्ती नीट पढ़ाने के लिए, जेई पढ़ाने के लिए। तुम बहुत लकी हो भाई, तुम ऐसे नहीं हो, तुम हर दिन जू में नहीं हो और रोज आके तुम्हारा कोई प्रदर्शन देख के नहीं जा रहा। ओके, समझो यार, प्राइवेसी नहीं, बेचारे ये लोग इंटरकोर्स करना चाहते हैं, प्राइवेसी नहीं लोगों के सामने ही। अब क्या करे बेचारे एनिमल्स, खाने के लिए प्राइवेसी नहीं, बाथरूम करने के लिए प्राइवेसी नहीं। अरे यार, इन लोगों का बहुत बुरा लगता है मुझे, क्या करें। हर टाइम पे ये इंटरकोर्स कर रहे हैं, कोई बंदा फोटो ले रहा है, ये मतलब बाथरूम कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है, कोई बंदा फोटो ले लिया। यार हद है भाई, हद है। अब जू के नाम पे हो रहा है, मैं बता रही हूँ। अब लग रहा हो कि मैम क्या है, मैम क्यों बता रहे हो ऐसे सब। अब है, मैं बता रही हूँ भाई। ठीक है, तो जेनेटिक रिसोर्स सेंटर हो गया, सीमन को हमने स्टोर किया, वहां पे हमने जीन्स को मेंटेन किया। देन जूलॉजिकल पार्क हो गया, सफारी पार्क, देन बोटानिकल गार्डन्स, यहाँ पे हम लोग जो है प्लांट स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हैं। देन जीन बैंक्स, देन क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये सारे ही हेल्पफुल हैं। देखो पिक्चर्स तो बहुत अच्छे हैं ना, नाइस पिक्चर्स। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉटस्पॉट्स। ठीक है, तो हॉटस्पॉट्स क्या है बेटा, दीज आर द रीजन्स विथ वेरी हाई स्पीशीज रिचनेस। मतलब यहाँ पे ना स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन कह लो या फिर अमाउंट कह लो, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी है। अब जिन बच्चों का एंडेमिज्म क्या है नहीं पता बेटा, देर आर स्पीशीज कन्फाइंड ओनली टू स्पेसिफिक रीजन। जैसे मैं बताऊं, बेटा पेंगुइन, ओके, पेंगुइन हो गया, सील, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ये दोनों जो एनिमल्स हैं, इन लोगों को ये अडाप्टेड है बेटा पोलर रीजन्स के लिए, जैसे आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैम पेंगुइन को लाके मैं अपने घर में पालूंगी, मुझे पेंगुइन बड़े अच्छे लगते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत क्यूट रहते हैं। नहीं बेटा, तुम जिस मोमेंट में बाहर काटोगी वो मर जाएंगे। सील, ठीक है, जिनके अंदर थिक आइसोलेटिंग ब्लबर होता है, आप कह रहे हो कि मैम सील कितना क्यूट तो नहीं है, अजीब है, फिर भी मुझे पसंद है, मैं लाके पालूंगी इसको, घर में पेट बनाऊंगी। नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते, बिकॉज दीज स्पीशीज आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन। कैसा रीजन चाहिए, एकदम कोल्ड आइस से भरा, ठीक है, पोलर रीजन चाहिए इनको। तो इन टाइप को हम कहते हैं एंडेमिज्म। ओके, सो पेंगुइन एंड सील। तो बेटा अब हॉटस्पॉट्स में क्या रहता है, हाई स्पीशीज की रिचनेस होती है, लेकिन थ्रेटन भी है। ओके, बहुत सारे थ्रेटन, मतलब डेंजर टू एक्सटिंक्ट में बता रही हूँ। ओके, थ्रेटन्ड भी है हॉटस्पॉट में। नाउ देर आर 34 हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में 34 है, हमारे इंडिया में 3 है। 3 हॉटस्पॉट कवर इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, एक वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। मैंने बोला ना वेस्टर्न घाट्स जो हमारे कर्नाटका, केरला एंड महाराष्ट्र में आता है, तो वेरी नाइस, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स, ये जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो पिक्चर, मैंने आपको फोटोज दिखाने के लिए लिया है ये, यहाँ पे देखो। ऑलराइट, देन ये वेस्टर्न घाट्स, यार तुम आओ यार कभी चिकमंगलूर। ओके, कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स से चिकमंगलूर का जो एरिया है देखने वाली चीज है। एंड देन फिर डांडेली, ओके, डांडेली एक एरिया है। देन आप देख सकते हो सारे कोस्टल एरियाज यार वहां पे, केरला, केरला तो बहुत खूबसूरत है। तो ये सारी चीजें देखो, वेस्टर्न घाट्स अल्टीमेट प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन हिमालयास, तो हिमालय भी हॉटस्पॉट है भाई, यहाँ पे बर्फ भी है, झाड़ भी है, पेड़ भी है, पहाड़ है, सब है।
तो ये भी एक हो गया. देन ऑल हॉटस्पॉट्स टुगेदर कवर ओनली 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया. तो क्या दिख रहा है आपको, तो जो अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है इसमें लेस देन 2% लैंड है विच कवर्स द हॉटस्पॉट्स. बट द स्पीशीज रिचनेस इज एक्सट्रीमली हाई. इवन तो कम एरिया है हॉटस्पॉट का, लेकिन स्पीशीज रिचनेस यहाँ पे बहुत अच्छा है. ओके मतलब यहाँ पे बहुत घने ऑर्गेनिजम्स हैं, घना जंगल है, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, सब कुछ है. ठीक है. देन प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट्स इज रिड्यूस्ड विद द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाय 30%. मतलब होना क्या चाहिए था, हॉटस्पॉट्स को जान देकर भी प्रोटेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस वाले एरिया है. लेकिन कम हो गया भाई प्रोटेक्शन इन हॉटस्पॉट्स का. तो इससे क्या हो गया, 30% तक का एक्सटिंक्शन भी पॉसिबल हो गया. ठीक है. तो होना चाहिए था, प्रोटेक्शन करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना. तो अब इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. अब हम लोगों ने देखा कि क्या रीजंस हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है. बेटा हो गया, बस लास्ट 2 स्लाइड्स ही हैं. ठीक है. देन यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनली क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हम लोगों ने किया था बेटा अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में इन 1992. देखो यहाँ पे लोग हैं सारे बैठे हुए, हाई फाई लोग, वीआईपीज, वीवीआईपीज एक्चुअली. तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थ समिट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो इनका क्या मकसद था, कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज में लाना बायोडाइवर्सिटी को. बेटा सस्टेनेबल यूज मतलब हम लोगों का भी फायदा हो जाए और धरती को भी नुकसान ना हो, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल यूज. ठीक है. एंड देन शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेस. ठीक है. तो ये लास्ट स्लाइड है. देन वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में. एक कब हुआ, 1992, एक 2002. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही चीज हुई. ओके वही चीज हुई. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 190 कंट्रीज प्लेज टू रिड्यूस द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है. तो सारे मिलके इन्होंने कसम खाया कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, लॉस नहीं होने देंगे. तो इन्होंने प्लेज किया, कितने, 190 कंट्रीज मिलके इन्होंने प्लेज किया था वर्ल्ड समिट 2 में, जो कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में 2002. ओके. तो दैट्स ऑल, खत्म हो गया. बस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके हम लोग भी निकलते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस डज नॉट इंक्लूड. किसको इंक्लूड नहीं कर रहा, habitat loss and fragmentation is a part of evil quartet. Introduction of alien species is also a part. Co-exploitation is also a part. Hunting hunting evil quartet में नहीं आता. Hunting is the answer. It is not the inclusion of evil quartet. ठीक है. So that's all for this class. अगर कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, otherwise you can leave. कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो. हाँ बेटा और एक चीज, अभी जो क्लास आने वाली है आपकी, सैटरडे को तो क्लास नहीं मिलेगी, वैसे भी वो विनायक को जाता है. एंड उसके बाद प्री बोर्ड मिलेंगे, तो 18 तक आपको मुझे क्लास नहीं मिलेगी. तो 18 के बाद ही हम लोग मिलेंगे. बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड. मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, एंड नाम रोशन करो बेटा सबका, पेरेंट्स का, टीचर्स का, खुद का. ओके चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.